शादी नहीं किया तो वो मेरे पापा और भाई को मरवा देंगे। ये सब फ़ोटोज़ और वीडियोज़ सब सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे, मेरे सभी कॉन्टैक्ट्स को भेजेंगे और मेरे घर के नीचे आकर ही सुसाइड करेंगे। हाँ, वो ये कह रहा तेरे को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तेरे को मारने आया हूँ। तो इसने बोला था तो मम्मी तुम अंदर आ जा, उसको बोलने दो। तो मैंने कहा तू जा यहाँ से। तो कह रहा देखो तुम वो नहीं करोगे तो अब मैं तुम्हारे को कैसे फंसा के जाता हूँ, ऐसे बोला उसने। फिर ये कह रही मम्मी तुम अंदर आ जाओ। फिर मैं अंदर चली गई। उस 11 तारीख की रात को उन्होंने मेरे साथ फिर से मारपीट किया। ये मेरी बॉडी पे अभी भी चोटों के निशान हैं। 12 तारीख को वो मुझे बताए बिना ज़बरदस्ती मुझे कहीं लेके जा रहे थे। एक रेस्टोरेंट में जाके मैंने शोर मचाया, वहाँ से मुझे हेल्प मिला और मैं पुलिस स्टेशन तक गई। फिर थोड़ी 2-4 मिनट बाद है कि उसके चीखने की आवाज़ें आई है हमारे को। सिर्फ हमने चीखने हमने नहीं देखा, उसने आग लगाई है क्या करा है, क्योंकि हम रूम में चले गए। क्योंकि ये लड़की फिर ये कॉल करने लगी थी पीसीआर को। तो हमने बोला कह रही मम्मी मैं पीसीआर को कॉल कर रही हूँ, वो अपने आप इसको लेके जाएंगे। तो देखिए, किसी के कहने से कुछ नहीं हो सकता, जिस पे बीतती है वही जानता है। मैं दीपेश को जुलाई 2025 में मिली थी। तब उसने मुझे बताया था कि वो आईएफएस ऑफिसर है और उसका दिल्ली में ट्रांसफ़र होने वाला है, इसलिए उसको दिल्ली में शादी करना था। 1 महीना हमारा बात हुआ। अगस्त में मैं पुणे दीपेश से मिलने गई और उसके बाद 12 अगस्त को दीपेश दिल्ली आए और 13 अगस्त को हमारा रोका हुआ था। उसके बाद हम बात कर रहे थे, सब ठीक था। कुछ हमारे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ उसने मुझे बताए बिना वीडियो कॉल पे स्क्रीन रिकॉर्ड करके स्क्रीनशॉट के थ्रू लिए और मुझे पता ही नहीं था वो उन्होंने रखा हुआ था। जब मुझे उन पे डाउट हुआ, क्योंकि ना वो कभी ऑफ़िस जाते थे, ना कभी घर से बाहर, हमेशा वीडियो कॉल पे ही हमेशा मुझसे बात करते रहते थे। जब मैंने पूछा तो उन्होंने पहले तो मुझे इधर-उधर करके टालने का कोशिश किया। उसके बाद जब मैंने ज़्यादा पूछा, मैंने आईडी कार्ड्स माँगे, तब उन्होंने मुझे कहा कि मैं आईएफएस ऑफ़िसर नहीं हूँ, मैं रॉ एजेंट हूँ। मुझे अपनी पहचान छुपा कर रखनी होती है, इसलिए मैंने नहीं बताया था। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, बस इसलिए तुझे बता रहा हूँ। उसने मुझे इतना बोला था। पर उसके बाद भी जब मुझे डाउट होता गया, क्योंकि मेरे ही क्रेडिट कार्ड से वो हमेशा पैसे खर्च करते थे। जब भी मैं बोलती थी तो कहते थे मेरा अकाउंट ब्लॉक है, मेरे बिज़नेस की वजह से ये हो गया है, वो हो गया है। जब भी पैसे देने की बारी आती थी वो मुझसे किसी ना किसी बहाने झगड़ा कर लेते थे। कभी किसी रीज़न से, कभी किसी रीज़न से मुझसे झगड़ा कर लेते थे। जब मुझे ज़्यादा डाउट होने लगा, जनवरी में जब मैं नागपुर उनके पुराने घर पे गई, तो वहाँ मैंने देखा घर पे बैंक का नोटिस चिपका हुआ था और उनके बेडरूम में एक फ़ोटो था जिसमें उनका फ़ोटो उनकी बीवी के साथ था। वहाँ पे से उनके दोस्त की बीवी से मुझे पता चला ये 8 साल से शादीशुदा था उसके साथ में, और उसको ये कह के छोड़ दिया कि इसका बॉयफ्रेंड है। उसके ऊपर भी उसने 30 से 40 लाख रुपए का कर्जा किया। और दीपेश ने मुझे बताया था कि मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है। और उनके दोस्त की बीवी ने ही मुझे बताया कि इनके माँ-बाप भी ज़िंदा हैं और इनका 1 भाई है, 2 बहनें हैं। ये टोटल 4 भाई-बहन हैं और सब गुजरात में गाँव में रहते हैं। उसके बाद जब जनवरी में 14 जनवरी को मैं महिंद्रा पार्क पुलिस स्टेशन गई कि इन्होंने मेरे साथ ऐसे-ऐसे किया है। उसके बाद उन्होंने वो फ़ोटोज़ निकाले, मुझे दिखाए और बोला अगर मैंने शादी नहीं किया तो वो मेरे पापा और भाई को मरवा देंगे। ये सब फ़ोटोज़ और वीडियोज़ सब सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे, मेरे सभी कॉन्टैक्ट्स को भेजेंगे और मेरे घर के नीचे आकर ही सुसाइड करेंगे। फिर उसके बाद मैं डर गई थी और मैंने फिर उनका साथ दिया। मैंने अपने घरवालों के अगेंस्ट जाके भी उनका साथ दिया और 2 अप्रैल 2026 को हमारी शादी हुई। शादी के 2 दिन बाद से ही 4 अप्रैल से उन्होंने मेरे साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। मुझे घर से बाहर नहीं जाने देते थे, ना ऑफ़िस जाने देते थे। जब भी मैं पैसे माँगती थी तो मेरे साथ मारपीट करते थे कि जब भी मैंने बोला आप रॉ में हो, मुझे ऑफ़िस लेके चलो, कहीं लेके चलो, मुझे कभी कहीं नहीं लेके गए। और फिर मैंने दुखी होकर 19 अप्रैल को उत्तम नगर पुलिस स्टेशन में अपना रिटन कंप्लेंट दिया था और 20 अप्रैल को सीएडब्ल्यू सेल में भी कंप्लेंट दिया था। हर हफ्ते सीएडब्ल्यू सेल में हम काउंसलिंग के लिए भी जा रहे थे। मुझे लगा था शायद दीपेश सुधर जाए, इसलिए मैंने उनको एक मौका दिया था। बट उन्होंने अपना सब चालू रखा। 1-2 दिन ठीक रहते थे, उसके बाद फिर मेरे साथ झगड़ा, मारपीट वो सब करते रहे। 7 मई को मैंने सीएडब्ल्यू सेल में कहा कि मुझे इनके साथ नहीं रहना है, मेरे साथ अभी भी मारपीट करते हैं। तो उसके बाद जब काउंसलर ने उन्हें कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट 14th को आओगे तो अपना शादी का प्रूफ, फ़ोटोज़ और लेकर आना, आपको पेश किया जाएगा। म्यूचुअली आपका या तो डिवोर्स होगा या आप लोगों को अलग रखा जाएगा। तो इस बात पे
दीपेश का ईगो हर्ट हुआ या क्या हुआ मुझे नहीं पता, उनके दिमाग में क्या आया। घर वापस जाने के बाद वो मुझ पे दबाव बनाने लगे कि वापस लो, केस वापस लो। जब मैंने केस वापस नहीं लिया तो 11 तारीख की रात को उन्होंने मेरे साथ फिर से मारपीट किया। ये मेरी बॉडी पे अभी भी चोटों के निशान हैं। 12 तारीख को वो मुझे बताए बिना ज़बरदस्ती मुझे कहीं लेके जा रहे थे। एक रेस्टोरेंट में जाके मैंने शोर मचाया, वहाँ से मुझे हेल्प मिला और मैं पुलिस स्टेशन तक गई। मैंने रिटन कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में दिया, पुलिस वालों ने मेरा एमएलसी करवाया और मैं वापस अपने मायके आ गई। क्योंकि दीपेश जब भागे 12 तारीख को पुलिस के सामने से वो भाग गए। जैसे ही पुलिस आई वो भाग गए। जब वो भागे तो मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स, घर की चाबी और मेरे सब कपड़े लेकर भाग गए थे। मैं 12 तारीख को अपने मायके आ गई। मैं तब से यहीं रह रही थी। उसके बाद से पहले मुझे फ़ोन पे धमकी देते रहे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। जब मैंने उस पर कुछ रिएक्ट नहीं किया तो फिर उन्होंने माफ़ी मांगना शुरू किया कि मैं अब सुधर जाऊंगा, मैं अब कभी हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं अब कभी कुछ नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। मैंने उनको कोई मौका नहीं दिया। मैंने बोला मुझे फ़ोन मत करो, मुझे आपसे बात नहीं करनी और ना मुझे कोई मौका देना है। 22 तारीख को आप CAW सेल में आ जाना, वहीं पर बात करेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर उन्होंने कल हमारा जहाँ रेंट पे हम रहते थे वहाँ पार्किंग से अपना बाइक निकाला, मुझे बोला कि हाँ मैं अब अपना सब कुछ काम करूँगा, तेरे को सपोर्ट भी करूँगा, जो मैंने कर्जा तेरे ऊपर चढ़ाया है वो सब उतरवाऊँगा। ये बोल के उन्होंने बाइक निकलवाया अपना वहाँ से। बाइक लेकर वो गए। 4:15 बजे वो यहाँ पर मेरे पे उन्होंने फ़ोन किया कि तेरे कपड़े लेकर आया हूँ, अपने कपड़े ले जा। मैं नीचे खड़ा हूँ। मैं नीचे गई तो वो नीचे नहीं थे। उन्होंने कहा गली के कोने पर आ। मैं गली के कोने पर गई। वहाँ पर उन्होंने मेरे 2 जोड़ी कपड़े मुझे दिए वापस और उसके बाद मेरा फ़ोन लेकर भाग गए। जब मैं फ़ोन का कंप्लेंट लेकर पुलिस स्टेशन पहुंची तो उन्होंने, पुलिस वालों ने जब दीपेश को फ़ोन किया तो उन्होंने पुलिस वाले से कहा शाम को मेरी लाश और इसका फ़ोन साथ में लेकर जाना। उसके बाद पुलिस वालों ने उन्हें डांटा और फिर क्या नाम लेते हैं, उनको कहा कि ऐसे नहीं बोलना और ना ऐसे कोई हरकत करने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप इसका फ़ोन लेकर पुलिस स्टेशन में आ जाओ। ना वो पुलिस स्टेशन आए और ना वो कहीं गए और हमें भी बोला कि इसको ब्लॉक कर दो, तुम लोग इससे बात मत करो और अपना सिम बंद कराओ। उसके बाद मैं अपना सिम बंद कराने गई हूँ। वहाँ से थोड़ा, यहाँ से थोड़ा दूर है एयरटेल स्टोर। मैं वहाँ गई, अपना सिम बंद कराया, वापस आई हूँ। वहाँ से फिर मैंने एक नया सिम भी ख़रीदा है और 7:30 बजे हम घर आए हैं। 7:30 बजे आने के बाद मैंने अपना फ़ोन थेफ्ट का FIR किया है। मैं बैंक में बात ही कर रही थी कि मेरा फ़ोन ऐसे चोरी हो गया है, मेरे को अपना अकाउंट फ्रीज़ करवाना है। तो मुझे बैंक वालों ने बताया 6:24 पर मेरे अकाउंट से कोई ट्रांजैक्शन भी हुआ है। तो मैंने उनको वही कंप्लेंट भी किया कि वो ट्रांजैक्शन मैंने नहीं किया है। मैं वही बात कर रही थी, उतने में हमारे घर का बेल बजा और फिर उन्होंने कुंडी बजाई। मम्मी बाहर, क्योंकि मैं बैंक वालों से बात कर रही थी, तो मम्मी ने आकर देखा तो दीपेश थे। वो खोल रहे थे, बोल रहे थे दरवाज़ा खोल, देख अब मैं तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, मेरे साथ नहीं रहेगी तो तू ज़िंदा भी नहीं रहेगी। दरवाज़ा बजाने लगे। जब हमने दरवाज़ा नहीं खोला, मैंने मम्मी को बोला तुम अंदर आ जाओ, मैं पुलिस को फ़ोन करती हूँ। मैंने पुलिस को फ़ोन लगाया तो कहता मुझे फंसाओगे, अब देखो मैं तुम्हें कैसे फंसा के जाता हूँ। उन्होंने इतना बोला। जब तक मैं पुलिस से बात कर रही थी, थोड़ी देर बाद मैंने चीखने की आवाज़ें सुनाई दी। जब हम बाहर आए तो देखा दीपेश यहाँ नहीं थे और हमने ऊपर से बालकनी से देखा तो वो नीचे लेटे हुए थे और लोग आग बुझा रहे थे। फिर मैंने फ़ोन कटते ही मैंने दोबारा PCR पे फ़ोन किया। मैंने 3 से 4 बार उनको फ़ोन किया कि प्लीज़ आप जल्दी आ जाओ, क्योंकि दरवाज़ा अंदर से बंद था, हम लोग बाहर नहीं गए। हमने नीचे देखा, हमने सिर्फ पुलिस वालों को फ़ोन किया कि आप लोग प्लीज़ जल्दी आ जाओ। गली में इतनी भीड़ लग चुकी थी और सब चिल्ला रहे थे, ये कर रहे थे। हम डर गए थे, इसलिए हमने दरवाज़ा नहीं खोला और ना हम नीचे गए। जैसे ही पुलिस आई, हम लोगों ने दरवाज़ा खोला और हम नीचे गए और फिर पुलिस के साथ ही हम पुलिस स्टेशन गए। आपने जिस तरीके से बताया कि आप उत्तम नगर में साथ में रहते थे, कितने टाइम से आप उनके साथ? शादी के बाद से ही रह रहे थे। 2 अप्रैल को हमारी शादी हुई थी, तो मैं 2 अप्रैल को विदा होकर वहीं गई थी। 2 अप्रैल से हम वहीं रह रहे थे। अच्छा, आपने बताया कि आप उनके घर पे गए थे, पुराने घर में नाम जी आपको पता चला कि उनकी शादी पहले हुई, जी। उसके बाद भी आपने मतलब शादी करने का फैसला कैसे किया? मैंने आपको बताया ना, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। जो उनके पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग था और स्क्रीनशॉट्स थे वीडियो कॉल के, उन्होंने मुझे दिखाया और बोला कि मैं ये सब करूँगा। कब तक मतलब इस तरीके की जो ब्लैकमेलिंग थी? 2 महीना। जनवरी में मुझे पता चला था। उसके बाद पहले तो उन्होंने कुछ नहीं किया, 4-5 दिन। उसके बाद से उन्होंने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू किया। आप क्या करते मैं जॉब करती हूँ डेलॉइट में। कभी उन्होंने बताया कि उनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया था, मुझे दूसरों से ही पता चला। जब भी मैंने कन्फ्रंट किया, उन्होंने हमेशा मुझे झूठ ही बोला।
पहले बोलते थे कि कोई भी नहीं है, मैं अनाथ हूँ। जब पता चला घर वाले हैं तो फिर कहने लगे वो मेरे सौतेले। इनकी जो पहले वाइफ थी, जब उनसे बात हुई आपकी? जी, मैंने उनको फ़ोन किया था, उन्होंने ही मुझे बताया कि 8 साल से मैं इसके साथ थी, मेरे साथ भी मारपीट करता था, बोलता था तेरा बॉयफ्रेंड है, मेरे ऊपर 50 लाख का कर्जा किया और उसके बाद घर से भाग गया। उन्होंने ही मुझे बताया था। पर जब मैंने इनसे सुना तो इन्होंने कहा कि वो मुझे लूट रही थी, ये था, वो था, ये सब उन्होंने मुझे कहा। अच्छा, अपने अपना फैमिली बैकग्राउंड बिना जाने शादी का इतना बड़ा फैसला कैसे? फैमिली बैकग्राउंड के लिए मेरे मम्मी-पापा और मेरा भाई इनके साथ गाँव जा रहे थे। गाँव जाने से 50 किलोमीटर पहले सिरोही के पास पहाड़ी रास्ता है। इन्होंने वहाँ पे जाके नाटक करना शुरू कर दिया कि मेरे ऊपर भूत आ रहे हैं, भूत गाड़ी खाई में लेके जा रहे हैं। मेरे पापा ने बोला गाड़ी मुझे चलाने दो, तो उनको गाड़ी भी नहीं दिया। बार-बार खाई में गाड़ी गिराने को लेकर जा रहे थे, एक्सीडेंट करना चाह रहे थे। और बोला कि मैं आगे नहीं जा पाऊँगा, वापस चलते हैं। ये वहाँ से इनको वापस ले आए। कहने का मतलब ये है कि जब इस टाइम पे उनको आग लगी हुई थी, तो उनके जो फैमिली वाले हैं वो ऊपर से देख रहे थे, लेकिन उनकी मदद करने के लिए नीचे नहीं। मैंने आपको बताया तो हम लोग ऑलरेडी डरे हुए थे। मैं पुलिस को फ़ोन पे फ़ोन कर रही थी। उनको आने में 5 से 7 मिनट लगे थे। 5 से 7 मिनट में उन्होंने ऊपर भी आग लगाया था, सामान में भी। मैंने वो आग बुझाया और उसके बाद हम नीचे गए हैं। पुलिस की तरफ से क्या कुछ सपोर्ट? पुलिस हमारा पूरा सपोर्ट कर रही है क्योंकि मैंने पहले से ही कंप्लेंट किया हुआ था। उनके अगेंस्ट जो भी मेरे को ब्लैकमेल कर रहे थे, सब कर रहे थे। मैंने सब कंप्लेंट किया हुआ था और मरने से पहले भी उन्होंने मेरा फ़ोन जब लेके गए, उन्होंने पुलिस वालों को भी ये बात बोली थी कि इसका फ़ोन और मेरा लाश दोनों लेके जाना। और उसके बाद भी जब मेरे फ़ोन में और भी सबूत थे, मरने से पहले उन्होंने मेरा फ़ोन भी रीसेट किया है। आपके साथ मारपीट की जाती थी, आप कभी उसको खा भी रहे थे कि चोट आपके लगी, जी। तो इसका मेडिकल आपने करवाया? जी, मैंने एमएलसी करवाया था डीडीयू हॉस्पिटल में। पुलिस वालों ने ही मेरा एमएलसी करवाया था। जो भी मेरी बॉडी पे ब्रूसेस से सब था, क्योंकि गले जब उन्होंने दबाया तो मेरे गले पे कोई निशान नहीं आया था, बस मुँह के अंदर चोट था। तो क्योंकि गले पे निशान नहीं था तो उन्होंने कहा कि इसलिए गले का नहीं हो पाएगा, बाकी जो बॉडी पे आपके निशान हैं उसका वो आपका होगा। तो उन्होंने वहाँ से मुझे दवाइयाँ भी दी थी, इंजेक्शन भी दिए थे और जो चोटें हैं वो अभी भी मेरे देख लो लगी हुई है। पता ये भी चाह रहे हैं कि शादी से पहले भी आपको लिव इन में साथ में रहता लिव इन में नहीं रहते थे, वो मेरे घर में रहते थे। उन्होंने यही बोला था मेरा ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया है, मुझे क्वार्टर मिलने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो थोड़े दिन के लिए मैं यहाँ रह लूँ, बस उन्होंने ऐसे कहा था, इसलिए वो यहाँ रह रहे थे। है? कोई दवाइयाँ चलती थी या फिर कुछ मतलब मेंटल कोई इश्यूज थे उनको? दवाइयाँ तो कोई नहीं खाते थे, बट आई डोंट थिंक सो कि उनका वो मेंटली स्टेबल थी, क्योंकि हर 2-3 दिन बाद वो किसी न किसी इशू को बना के झगड़ा करते थे। कभी कहते थे तूने इंस्टाग्राम पे पोस्ट क्यों नहीं किया फ़ोटो? मैं बोलती मुझे नहीं पसंद इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना, सबका अपना-अपना पसंद होता है। तो बोलते थे कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी लड़की को इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना पसंद नहीं हो। कभी बोलते थे, मेरे ऑफ़िस का इवेंट था, वहाँ पे मैं अकेली नहीं थी, वहाँ पे 500 से 600 लोग थे, फिर भी कह रहे तू वहाँ होटल में क्या करने गई थी? वहाँ जाके ताज में जाके वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से लड़ाई करके आए हैं। उसके बाद फिर मेरे बॉस को फ़ोन करके बोल रहे हैं कि जब तक वो मुझे सॉरी नहीं बोलेगा मेरा बॉस, तब तक मुझे मारेंगे। मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग से आपके कहने में आपने कभी देखा उनको कैसा मतलब नेचर था उनका? शादी से पहले तो नेचर में ऐसा कुछ था नहीं कि अगर पहले बीच में ये था, हमारे को जनवरी में उसकी थोड़ा पता लगा था कि ऐसे ऐसे उसकी शादी से पहले भी कोई मतलब वाइफ थी या जिसके साथ वो पहले कर रहा करता था। तो जब हमने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट वगैरह करी थी कि ऐसे ऐसे हम उस बहन को लेके और उसको लेके पुलिस स्टेशन गए थे, बट वहाँ पे उसने उसको साइड में ले आके जो उसके वीडियोस फोटोज उसने रखे हुए थे उससे ब्लैकमेल करके उसको डरा के धमका के उसकी जो रिपोर्ट थी वो वापस करवा ली और फिर कुछ नहीं, वो हो गया मामला। फिर उसके बाद ये था कि चलो अब जो हो गया सो हो गया, अब मैं इसको प्यार बहुत करता हूँ, ये है वो है। इसने भी हमें ये बोला, बट हमें ये नहीं पता था ये किस दबाव में है, किस वजह से ऐसा बोल रही है। तो हमें ये था कि भाई प्यार करते हैं, कोई बात नहीं, अब फिर यही है। फिर हमने ये वो इसने भी यही बोला कि मैं लास्ट एक मौका दे दो, बस मैं आप सब सच बता रहा हूँ, तुम्हारे को जो भी है ये है वो है। उसने सब कुछ बताया। उसके बाद फिर शादी के लिए वो भी था, भाई ये भी थी, राज़ी हो गए, शादी कर दी। शादी के 2-4 दिन बाद ही ये इसके बताया कि वो मारता पीटता। हमें पता चला है 19 अप्रैल को कि जब इसकी सहेली का हमारे पास फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे उसको बचा लो, वो उसको मार देगा, नहीं तो जल्दी से उसके घर पहुँचो। तो फिर हम तुरंत इसके घर गए। जब तो उसके घर गए हम, तो वो ज़मीन पे पड़ा हुआ था, मतलब वैसे सोया हुआ था। और फिर हमने जैसे इससे पूछा तो ये कह रही इसने मुझे मारा है बहुत ज़्यादा।
तो हमने जैसे ही बोला कोई बात नहीं चलो पुलिस स्टेशन चलो, तो वो वहीं से भाग गया। हाँ, फिर वो पुलिस स्टेशन आया ही नहीं है। फिर हम वहाँ पे पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखा के आए। पुलिस वालों ने बोला कि कल वुमेन सेल्स में जाना है, क्योंकि आज संडे था, तो इसलिए वो उन्होंने रिपोर्ट वगैरह जो कंप्लेंट थी वो लिख ली, बाकी उन्होंने कल बोला वहाँ जाओ। तो फिर वो वुमेन सेल में अगले दिन जब हम गए तो वहाँ पे उन्होंने कंप्लेंट वगैरह जो भी होती है वो लिखी, रिपोर्ट वगैरह उन्होंने जो भी करना था वो करा। और फिर काउंसलिंग के लिए उन्होंने उनको डेट दी कि काउंसलिंग पे जब जब बुलाएं तब तब आना। फिर काउंसलिंग पे जब जाते रहते थे फिर ये था, अब फिर एकदम से अभी हमारे को भी पता लगा कि ऐसे ऐसे दोबारा से उसने, कल मैं ऑफिस में था, मेरे को फ़ोन आया शाम को 4:30 या 5 बजे, नहीं 5:15 के आसपास फ़ोन आया मेरे को। शादी के बाद में आपको ऐसा लगने लगा, मतलब लगा आपको भी कि देखो नहीं, हमारे को तो जब 19 अप्रैल को जब पहली बार बताया था इन्हें कि उसने ऐसे ऐसे मारा है, तो हमने तो ये इसको जब ये कहा था देख तेरी चॉइस है, अगर तुझे साथ रहना है तो तू हमें बता दे, हम चल तेरे साथ, अगर नहीं रहना है तो तू हमें बता दे। तो फिर जो इसका हमने बोला कि अगर तुझे कंप्लेंट करनी है तो तू वो हिसाब से बता। तो फिर इसको कंप्लेंट करनी थी, करी मैं ये मुझे मार देगा जान से, तो इसलिए कंप्लेंट करी। फिर वुमेन सेल वालों ने भी ये बोला कि एक चांस दे के देखो, काउंसलिंग पे आओ, हो सकता है सुधर जाए। तो फिर अब वो उन्होंने भी ये बोला तो इन्हें भी उस पर मौका एक दे दिया, बट फिर उसने दोबारा ये चीज़ रिपीट करी। तो हमें जब पता लगा कि ये इसने रेस्टोरेंट से फ़ोन करा था, पहले मम्मी के पास आया मेरे पास, फिर मम्मी का फ़ोन आया कि ऐसे से वो रेस्टोरेंट में बैठी हुई है, वो उसको कहीं ले जा रहा था, उसको कल रात को बहुत मारा है ये वो। मैं ऑफिस जा रहा था, तो ऑफिस से मैं पहुंचते ही फिर वापस यहाँ आया हूँ, मतलब सीधा इसके घर उत्तम नगर। फिर वहाँ गए हैं, फिर वहाँ पुलिस स्टेशन में पूरे दिन बैठे रहे, वहाँ कंप्लेंट वगैरह जो थी वो लिखवाई। फिर अगले दिन दोबारा वहाँ वुमेन सेल में गए, तो उन्होंने इसको भी बुलाया था, ये आया ही नहीं। तो उन्होंने इसको फ़ोन करा होगा तो ये जब भी नहीं आया। तो अभी अभी हम दोबारा गए थे, क्या नहीं, दोबारा पता नहीं 14 तारीख के आसपास गए थे शायद। तो फिर उसमें हम गए थे, तो उन्होंने फिर इसको बोला था, तो ये आया नहीं, तो उन्होंने इसको नोटिस भेजा। 22 तारीख को बुलाया था, तो 22 तारीख के लिए इसको नोटिस भेजा हुआ था। अब ये आया नहीं, हमने उससे पहले ही हरकत कर दी। अच्छा आपकी कहीं बात हुई थी उससे? मेरी कोई बात नहीं, मेनली वो हमसे, मेरे को या मेरी मम्मी को या मेरे पापा को फ़ोन कर ही नहीं रहा था। जो भी ये सब हो रहा था उस दौरान वो फ़ोन करता था तो इसी को ही करता था, फ़ोन मैसेज जो भी करता था इसी को करता था, हमें कुछ फ़ोन मैसेज भी नहीं करता था। वो बस हमें किस लिए फ़ोन करता था कि जब इसके बारे में कुछ भी ऐसे अनाप शनाप बोलना हो, कि मतलब अपने आप को सही साबित करने के लिए इसके बारे में कुछ भी बोल वाल के इसको हमारे बारे में बोलता था, हमारे को इसके बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोल के, ताकि हम उसकी साइड हो जाए, उसका फेवर लें, ऐसी चीज़ें करते थे। मधुबाला वो हमारे साथ में इसका रोका हुआ, आता था चला जाता था, आता था चला जाता था, ऐसे ही था। फिर कह रहा कि मेरा ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया। जब तक मुझे सरकारी फ्लैट अलाउड नहीं हो रहा, जब तक मम्मी मुझे रख लो, तो मैं कह रह ले बेटा, जब रोका ही हो गया तो रह ले। तो फिर ऐसे हुआ, फिर मम्मी अभी हो जाएगा, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसे करके मतलब हमें टालता रहा। हमने बोला था शादी में 7 से 8 लोग आएंगे, ज़्यादा रिश्तेदार नहीं आ रहे, सिर्फ एक ही खड़ा था और ऐसे हारा था। नहीं, हमारे घर पे नहीं, जो शादी के बाद मार पिटाई करी है उसने, शादी से पहले नहीं मारा इसको। शादी से पहले इसको ब्लैकमेल वगैरह कर रहा था, वो हमें नहीं पता था, हमें वो अब पता चला है, हमें पहले नहीं पता था कि नहीं। नेचर तो बहुत अच्छा था, वो बंदे को आप कह ही नहीं सकते, उतना मीठा बंदा था कि मैं कह रही हूँ पुलिस वालों को पागल बना देता था, कि आप कहोगे सच्ची में अफसर था वो, ऐसा इंसान था। हमने कंप्लेंट किया ना, तो वहाँ पे बोल रहा था मैं रॉ में हूँ, मैं आउट ऑफ इंडिया जा रहा हूँ, मुझे नोटिस भेजो। मैं और मेरी बेटी दोनों हम घर में थे, मैं कमरे में थे दोनों हम, क्योंकि मेरी बेटी FIR लिखवा रही थी ऑनलाइन। इसका फ़ोन वोन लेके भाग गया था, उनने बैल बजाया, मैं बाहर आके देखे, दरवाज़ा बजाया, कह रहा खोलो, मैं कहा तू जा यहाँ से, हम नहीं खोलेंगे। फिर वो धमकी देने लग गया। हाँ, वो कह रहा तेरे को मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, तेरे को मारने आया हूँ। तो इसने बोला तो मम्मी तुम अंदर आ जाओ, उसको बोलने दो। हाँ, तो मैंने कहा तू जा यहाँ से। तो कह रहा देखो तुम वो नहीं करोगे तो अब मैं तुम्हारे को कैसे फंसा के जाता हूँ, ऐसे बोला उसने। फिर ये कह रही मम्मी तुम अंदर आ जाओ। फिर मैं अंदर चली गई। उसके थोड़ी 2-4 मिनट बाद कि उसके चीखने की आवाज़ें आई है हमारे को, सिर्फ हमने चीखने, हमने नहीं देखा उसने आग लगाई है क्या करा है, क्योंकि हम रूम में चले गए थे। क्योंकि ये लड़की फिर ये कॉल करने लग गई थी PCR को। तो हमने बोला, कह रही मम्मी मैं PCR को कॉल कर रही हूँ, वो अपने आप इसको लेके जाएंगे। तो जब तक हम PCR को कॉल कर रहे थे, जब तक तो उसकी चीखने की आवाज़ें आई है। फिर हमने ऊपर से झाँक के देखा है तो नीचे गली वाले उसकी आग बुझा रहे थे, वो गली में लेटा हुआ था। गली वाले कह रहे थे कि नीचे आ जाओ। मैंने कहा हम नहीं आएंगे जब तक पुलिस नहीं आएगी। पुलिस आई है, हमने 3-4 कॉल पुलिस वालों को की है, पुलिस आई है, उसके बाद हम दोनों जनी नीचे गए हैं। कंप्लेंट तो उसकी 19 अप्रैल से हुई है, केस चल रहा है उसके ऊपर। ये उसमें
एकदम वुमेन सेल में भी चल रहा है और उत्तम नगर थाने में भी कंप्लेंट है उसकी। काउंसलिंग के लिए हर हफ्ते जा रहे थे, अभी इनको 22 तारीख को फिर जाना था। सारे उन्होंने प्रूफ लेके बुलाया था कि सारे शादी के प्रूफ लेके आना, 22 तारीख को बुलाया था। अभी 14 तारीख को बुलाया था तो वो नहीं पहुंचा, तो उसको नोटिस मिला। नहीं ये सब नहीं बोला उन्होंने, बस ये बोला कि वो 9 तो गए तो थे, बताते रहे गए थे, हमारे को रास्ते से ऐसे करके वापस ले। अगर हम उस टाइम पे ज़्यादा करते तो वो हम 3 जने थे, हमारे को ख़त्म कर देता है। हाँ जी।